कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं। नौमिनी गोल्ड, अनोखी तकनीक है जापान की। दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। अन्नदाता, 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 नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। गन्ने की अच्छी पैदावार हेतु फसल की देखरेख। सिंघाड़े की रुपाई के समय ध्यान देने योग्य बात। गन्ना की फसल इस समय बढ़वार की विभिन्न अवस्थाओं पर है और इस समय फसल में देखरेख के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को करने की आवश्यकता होती है। तो कौन कौन से वो कार्य हैं, आइए जानते हैं गन्ना अनुसंधान केंद्र गोरखपुर के ओपी गुप्ता से। इस समय किसान जो गन्ना फसल खेत में खड़ी है, यूरिया की अंतिम किस्त जो अभी तक पर्याप्त प्रयोग नहीं किए हों, वह 50 किलो प्रति एकड़ की दर से पर्याप्त नमी की दशा में प्रयोग करें। ध्यान रखें कि उसमें 3 किलोग्राम सल्फर जो 90% का हो, उसमें भी मिला करके प्रयोग करें, जिससे फसलों का समुचित विकास हो। फसलों के विकास के बाद अपने यहाँ आपने देखा कि गन्ने की जो बुआई विशेषकर रोटावेटर से जुताई करके करते हैं, विथली उथली हो जाती है और गन्ना फसल गिरने का डर रहता है। ऐसी दशा में चाहिए कि इस महीने में गन्ना फसल को गिरने से बचाने के लिए मिट्टी चढ़ाएं और मिट्टी चढ़ा करके उसमें पैर से थोड़ा दबाएं। मिट्टी चढ़ाने से जो अनावश्यक कल्ले निकलते हैं, उसमें पुआड़ी जो निकलती है, वह बिना मतलब का जड़ों से खाद पोषक तत्व पानी अवशोषित करती है। जब किसान मिट्टी चढ़ा देते हैं तो अनावश्यक कल्ले निकलना बंद हो जाएंगे। दूसरा लाभ, गन्ने की 2 लाइन के बीच जो भी अनावश्यक खरपतवार हैं वह मिट्टी चढ़ाते समय कट जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। और तीसरा, जल निकास की व्यवस्था हो जाती है, तो मिट्टी चढ़ाने से गन्ना फसल का विकास होता है। दूसरा, अब बरसात शुरू हुआ है, जुलाई का महीना आ गया, किसान भाई यह देखेंगे जुलाई अगस्त सितंबर में जितना भी गन्ने का बढ़वार होना है उसका 80% बढ़वार इसी 3 महीने में होता है। तो गन्ने की जब तेज हवाएं चलती हैं, खेत में नमी रहता है, मिट्टी ढीली होती है, तो गिरने का डर रहता है। तो गन्ने की बढ़वार के अनुसार मिट्टी से 1.5 मीटर ऊपर पहली बधाई गन्ना फसल में करें और बधाई करते समय ध्यान दें कि नीचे की कुछ पत्तियां जो पीली पड़ रही हो उसी से बांधें और ऊपर से जो अगोला हरा है उससे कस की बधाई करते हैं तो गन्ने की विकास रुक जाती है। दूसरा, अगले महीने में दूसरी बधाई पहली बधाई के आधे मीटर ऊपर 2 मीटर की जब फसल हो जाती है तो उस पर जो है आप बधाई करें और जिससे गन्ने की फसल गिर जाती है। इस समय किसान भाई यह भी देखेंगे कि अभी कुछ दिन पहले गन्ना फसल में पायरिला कीट का प्रकोप हुआ था, लेकिन इस समय गन्ना फसल में चोटी बेधक कीट का प्रकोप शुरू हुआ है। इसे नियंत्रण के लिए एक ट्राइकोकार्ड को 5 टुकड़े करके अपने खेत में
5 स्थानों पर बांध दें, जिसमें से इस अंडे से कीड़ा निकल करके चोटी वेदक कीट के ऊपर जाएगा, उसको खा जाएगा। है कि कार्बोफ्यूरान एक दवा है, उसके 12 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से खेत में प्रयोग करेंगे। और प्रयोग करते समय ध्यान दें कि खेत में नमी हो, और बहुतायत किसान उसमें यूरिया मिलाते हैं। यूरिया न मिलाने का हम लोग सलाह देते हैं। कुछ किसान यह भी कहते हैं कि सर हमारे यहाँ गन्ने में लपेटने वाले खरपतवार हो गए हैं, उसे कैसे नियंत्रण किया जाए। इसी समय नमी की दशा में खरपतवार निकलते हैं, उसके नियंत्रण के लिए 2 उपाय हैं। ये तो किसान चाहे तो प्रत्येक नाली को देखते हुए उसको निकाल दें, उखाड़ दें, या चाहे तो एक खरपतवारनाशी रसायन आती है 2,4-D, उसका 1 एकड़ में 800 ml दवा को लेकर 200-250 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर दें, तो लपेटने वाले खरपतवार जो है समाप्त हो जाएंगे और फसलों का भरपूर विकास होगा। सिंघाड़ा की यदि बात करें तो इसकी पौधशाला बहुत से किसान ने तैयार की होगी, जिसकी रुपाई हेतु ये समय अच्छा है, परंतु अधिक उपज के लिए रुपाई के वक्त कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना होता है। आइए इस विषय पर विस्तृत जानकारी लेते हैं कृषि विज्ञान केंद्र सहारनपुर के डॉक्टर सत्यप्रकाश से। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफ़ी जगह जो वर्षा का पानी एकत्र होने के कारण एकत्र रहता है, तो ऐसे स्थानों पर किसान भाई सिंघाड़े की खेती करके लाभ अर्जित कर सकते हैं। इसकी खेती करने के लिए स्वच्छ जल एवं दोमट भूमि की आवश्यकता होती है। इसकी खेती करने के लिए किसान भाइयों महत्वपूर्ण बिंदु 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। नंबर 1 कि आप प्रजातियों का चयन करें। सिंघाड़े की जो प्रजातियां हैं वो आपकी कानपुरी है, पटना है, देसी बड़ा और देसी छोटा। जो कानपुरी है, पटना है और देसी बड़ा है, इसके फल बड़े आकार के होते हैं। प्रजातियों का चयन करने के बाद 1 हेक्टेयर के लिए 1/10 भाग में इसकी पौधशाला डालनी होती है, या इसे इस तरह से कह सकते हैं कि यदि हम 1 हेक्टेयर में पौधशाला तैयार करें तो इसके लिए 10 हेक्टेयर में हम रुपाई कर सकते हैं। जून और जुलाई में जब ये पौध तैयार हो जाए तो इसकी रुपाई हम मुख्य तालाब में या मुख्य स्थान पर करते हैं। तो उसमें मुख्य स्थान पर करने के समय 3 बातें ध्यान में रखें। नंबर 1, जिस मुख्य तालाब में आप रुपाई कर रहे हैं उसमें पहले से जो भी खरपतवार हैं, जलकुंभी है, जली घासें हैं और कमल ककड़ी है, ये जो भी घासें तालाब में हो उनको निकाल के अलग कर दें। निकाल के उसी मिट्टी में दबा दें तो वो खाद का काम करेंगे। वैसे तो ये लगभग 75 से 1 मीटर तक जिस खेत में तालाब में पानी हो उसमें उत्पादित होता है, लेकिन अच्छे उत्पादन के लिए यदि अच्छी पैदावार लेनी है तो आपको 50 से 60 सेंटीमीटर ही खेत में या तालाब में जल रखना है। और उसमें सिंघाड़े का रोपण पौधे से पौधे की दूरी 1 मीटर तथा लाइन से लाइन की दूरी 120 सेंटीमीटर या 1 मीटर 20 सेंटीमीटर रखते हैं। जो ये समय चल रहा है, इस समय इसकी रुपाई किसान भाई कर सकते हैं। तो पौध को जिसे बैरन कहते हैं उसको जड़ सहित मुख्य तालाब में रोपित करें। जहाँ तक उर्वरक प्रबंधन की बात है, उसमें मुख्य रूप से जो हमने गोबर की सड़ी खाद या स्लेरी बताई उसको डालें। यदि खेत में तालाब में पर्याप्त मात्रा में खरपतवार गल सड़ रहे हैं तो ये वैसे तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन अच्छे उत्पादन के लिए आप गोबर की सड़ी खाद या स्लेरी खेत में मिला के रोपण कर रहे हैं। कुछ किसान भाई अपने सिंघाड़े की खेती खेत में करते हैं, ये निचले खेत में करते हैं, तो ऐसे में जून जुलाई रोपण करने के बाद ये पानी खत्म हो जाए तो उन किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि समय समय पे ट्यूबवेल से या नहर से उसमें पानी तालाब में भरते हैं, खेत में पानी भरें, जिससे कि अच्छी बढ़वार फसल की होती रहे। इसके बाद सितंबर के महीने में आपको उससे फल प्राप्त होने लगेंगे। फल आप ताज़े फल बिक्री के लिए सितंबर से और दिसंबर तक वो फल प्राप्त करके आप बिक्री करते रहें। 1 हेक्टेयर से ये हम वैज्ञानिक ढंग से प्रबंधन करते हैं तो 100 से 125 कुंतल सिंघाड़े प्राप्त होते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ।
दुनिया देखी है, पर अपने देश की बात ही निराली है। अपनी संस्कृति, अपने लोग, अपना घर, ये सब देखकर ना जैसे सुकून सा मिल जाता है। ऐसे ही जब टीवी ऑन करते हैं तो क्या लखनऊ, क्या आगरा और क्या बनारस, यहाँ तो पूरा अपना यूपी ही आंखों के सामने होता है। तो भैया अपना अपना ही होता है। अपने प्रदेश की पूरी खबर अपना यूपी इस समय पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। खरीफ के मौसम मुख्य फसलों से अच्छे उत्पादन लेने में एक बाधा जरूर आती है और ये है खरपतवार। किसान भाई अक्सर इनके निपटारे के विभिन्न तरीके अपनाते हैं जो कि काफी मेहनती और खर्चीले होते हैं। किसानों की इन्हीं समस्या को देखते हुए कृषि वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार की वीडर मशीन यानी कि निराई गुड़ाई करने वाले यंत्रों का आविष्कार किया है और इन पर जानकारी देने के लिए हमारे बीच उपस्थित है कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर वाईसी भट्ट। किसान भाइयों, जैसे बरसात का मौसम है, खेत में बहुत ज्यादा खरपतवार हो जाती है। ऐसे समय में अगर हमें खरपतवार निकालने के लिए 1 हेक्टेयर में हमें करीब 20 से 25 मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है, जिसका अमूमन खर्चा हमारे को करीब 3 से 4 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर पड़ता है। इसलिए हमने उसके यांत्रिकरण के लिए एक मशीन का विकास किया है, उसका नाम है पावर वीडर। और इसके द्वारा हम खेत में आसानी से एक व्यक्ति ही इसको चलाता है और एक दिन में 1 हेक्टेयर का काम निराई गुड़ाई का कर लेता है। तो इसका 1000 रुपये से लेके 1500 रुपये तक प्रति हेक्टेयर का खर्चा आता है। तो आप मान के चले कि आपके जो निराई गुड़ाई की जो लागत है वो आधी हो जाती है और उसमें करीब आपको 60 से 70% समय की बचत हो जाती है। पावर वीडर बहुत प्रकार के आते हैं और अलग अलग शक्ति के हिसाब से आते हैं, जैसे गन्ना है, कपास है, अरंडी है, मक्का है, ये जो चौड़ी कतार की फसलें हैं, इसमें तो ये मशीन ने बहुत ज़्यादा बढ़िया काम किया है। ये जो मशीन आती है ये अलग अलग कीमत में आती है। इंजन की हॉर्स पावर के हिसाब से इनकी लागत लगती है। अब 3 हॉर्स पावर से लेके 5 हॉर्स पावर तक की मशीन तो आपको करीब 50 से 60 हजार रुपये में उपलब्ध हो जाती है। ये मशीन 6.5 हॉर्स पावर की है, इसकी लागत करीब 95 हजार रुपये है। और जो मशीन डीजल इंजन के साथ आती है 8 हॉर्स पावर की और 10 हॉर्स पावर की, उन मशीन की लागत करीब 1 लाख से लेके 1,15,000 रुपये तक इनकी लागत आती है। कृषि विभाग से इस इक्विपमेंट के ऊपर जो अनुदान सहायता मिलती है वो साधारणतया 25,000 रुपये से लेके 30,000 रुपये तक के अनुदान मिलता है। इसलिए किसान भाइयों से अपील करते हैं कि आप सब लोग ऐसी पावर वीडर टाइप की मशीन का अपने निराई गुड़ाई के लिए उपयोग करें। किसान भाइयों, इस यंत्र के अलावा जो किसान भाई धान की फसल लगाए हैं वह इस फसल में खरपतवारों की नियंत्रण हेतु कौन सा यंत्र उपयोग करेंगे, इस विषय पर जानकारी देने हेतु हमारे बीच मौजूद हैं पूसा समस्तीपुर के कृषि अभियंता मनोरंजन कुमार। है कि हमारे यहाँ जो धान लगाने के बाद सबसे बड़ा समस्या आता है खरपतवार का। तो खरपतवार धान में हम अगर मैनुअली विधि से निकाले तो चूँकि पानी लगा रहता है, अगर प्रॉपर पानी लगा है, ज़्यादा लगा हुआ है पानी, तब तो खरपतवार हमारा ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन जहाँ पे देखते हैं कि आज के मौसम जो कभी पानी सूखा पड़ रहा है तो कहीं कुछ पड़ रहा है, इस ऐसे परिस्थिति में हमारे यहाँ खरपतवार बहुत ज़्यादा निकल आते हैं। तो उसके लिए अगर हम जो पुरानी विधि है खुरपी से अगर करें और बहुत समय लगता है, जिससे करीब 1 हेक्टेयर में 57 जो हमारा लेबर श्रम को यूज़ करना पड़ता है। पर अगर 1 हेक्टेयर को निकौनी करना है तो करीब 57
मैंडेज हमारा वहाँ पे यूज होता है, तो काफ़ी उसमें जो मैंडेज की जो वेतन देते हैं वो पर 200 हिसाब से बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हम अभी हमारे जो यहाँ जो अधिकतम मशीन आया है लो लैंड राइस पावर वीडर आया है, जो जिसपे कि एक इंजन लगा हुआ है, चाइनीज इंजन है लगा हुआ है उस पर, और वो करीब 18 से 20 सेंटीमीटर तक उसका चौड़ाई है और वो कतार में आराम से चला जाता है और उससे हम लोग निकौनी करते हैं। उसमें हम लोगों ने जैसा कि देखा कि धान की खेत में दो तरह की समस्या, एक तो खरपतवार है, दूसरा अच्छा प्रभाव है इस पे, चूँकि कुछ धान की पौधे बड़ी पत्ती हो जाती है तो उससे नुकसान होती है, नहीं तो ये निकौनी के लिए बड़ी उत्तम है और लोगों ने इसे अपना रहा है। इसकी मूल्य लगभग 3 से 3-3.5 हज़ार के आसपास है और ये कभी कारगर है। एक ही श्रमिक इसको चलाते हैं और बहुत ही कंफर्टेबल ढंग से चलाते हैं। बीच में इंजन रहता है और 2 कतार में साथ में ये निकौनी करते चला जाता है। तो इसमें करीब 15 से 1 महीने तक का ही पौधा को हम लोगों ने निकौनी कर सकते हैं। उसके बाद तो फिर पौधा चूँकि बड़ा हो जाता है तो फिर घास आने की संभावना उतनी ज़्यादा नहीं रहती है, खरपतवार आने की संभावना नहीं रहती है। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ये जादू है, हकीकत नहीं, और हकीकत ये है जो हो जाता है लौटता नहीं। ये कोई हादसा भी हो सकता है, खुशी का लम्हा या किसी मजलूम की आह भी। जिंदगी के तमाम पहलुओं में छिपा है वो सच जो जादू नहीं हकीकत है, और हकीकत के साथ है ETV। वो रूहानी लफ्ज जो आज भी हैं जहन में, वो खुदाई मौसीकी जो ले आए जन्नत जमी पर। जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। वो दिलकश अंदाज जो लौटा लाए गुजरा जमाना। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। देखिए भूले बिसरे गीत, ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है बद्रीपुर देहरादून के चंद्रेश अवस्थी ने। आपने सहतूत के पौधों की रोपण तकनीक पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, प्रजातियों की बात करें तो इसकी 3 प्रजातियां राज्य में किसान लगाते हैं। मॉरस निग्रा, मॉरस रूब्रा एवं मॉरस अल्वा, जो कि रेशम कीट पालन हेतु उपयुक्त है। जहां तक इसको लगाने की बात है तो प्रदेश में सभी संभागों में फल प्राप्ति हेतु या वानिकी वृक्ष के रूप में लगाया जा सकता है। किसान भाइयों, शहतूत के पौधे लगाने के लिए खेत में 6 से 8 मीटर की दूरी पर 45 बाई 45 बाई 45 सेंटीमीटर आकार के गड्ढे खोदें। गड्ढों में 10 से 15 किलोग्राम अच्छा सड़ा हुआ गोबर का खाद, 100 ग्राम सुपर फास्फेट, 40 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति गड्ढे के हिसाब से मिट्टी में मिलाकर गड्ढों को पूरा भरा जाने के बाद पौधों को लगाया जाता है। पौधों को वर्षा ऋतु के अतिरिक्त दिसंबर जनवरी के माह में भी लगाया जा सकता है।
यह वृक्ष जल्दी बढ़वार करता है, इसलिए प्रदेश की विषम जलवायु में भी आसानी से पनप जाता है। ग्रीष्म काल में इसके फलों की भी बाजार में अच्छी मांग रहती है तथा शाखाओं का प्रयोग किसान घरेलू उपयोग हेतु टोकरियां बनाकर लाभान्वित हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त खेतों की मेड़ों पर लगाने पर यह वायु रोधी पट्टी का भी काम करता है। लेकिन किसान भाइयों, इस वृक्ष पर रेशम कीट भी पाला जा सकता है, क्योंकि इस क्षेत्र में भी जलवायु रेशम कीट पालन हेतु उपयुक्त है। किसान भाइयों, शहतूत के पौधे पर रेशम कीट पालन के बारे में जानकारी हेतु आइए मिलते हैं एक विषय विशेषज्ञ से। शहतूत के पौधे को ग्रो करने में ऐसी कोई विशेष परेशानी यहाँ पर नहीं आती है। अधिक पानी वाले जो किसान हैं उनको हम घना शहतूत की खेती करवाते हैं, जिसकी 3 बाई 3 फीट पे पौधे लगाए जाते हैं। अच्छी उर्वरा शक्ति जमीन की होती है, वहाँ हम 2-2 फीट पे लगाते हैं। कुछ किसान ऐसे होते हैं जो अपने खेत में नहीं लगा सकते हैं, उनको हम किसानों को खेत के किनारे जो वो पानी ले जाते हैं नाली में, उनके किनारे हम लगाते हैं। 3 सीजन को आइडेंटिफाई किया है। तो पहली सीजन तो ये होती है 10 अगस्त से 10 सितंबर के बीच में, मानसून की वर्षा के बाद जब पत्तियां अच्छी आ जाती हैं तो हम 10 अगस्त से कीड़े पालना शुरू करते हैं और जो कि करीब 5 सितंबर तक पूरे हो जाते हैं। उसके बाद गैप रहता है, उस बीच साफ सफाई होती है, पौधों को दोबारा पानी दिया जाता है। पुनः जब पत्तियां आ जाती हैं तो एक ऑटम में हम फसल लेते हैं, वो हम अक्टूबर में शुरू करते हैं और उसके बाद वो नवंबर में खत्म हो जाती है, क्योंकि नवंबर में टेम्परेचर डाउन होने लगता है। तीसरी फसल जो होती है वो स्प्रिंग में होती है, उसको हम फरवरी के अंतिम सप्ताह में के अंडे जो होते हैं उनका इंक्यूबेशन करते हैं और उसके बाद उनसे जो अंडे से बच्चे निकलते हैं उनकी हम रियरिंग स्टार्ट करते हैं। शहतूत की इतनी बरसात की आवश्यकता नहीं है, अगर 10-15 दिन भी बरसात होती है तो इसकी मानसून की फसल सुनिश्चित हो जाती है। इसका पूरा एक्सपेरिमेंट करके और उसके बाद राज्य सरकार के सहयोग से करीब 100 किसानों के लिए एक एरिया के लिए क्लस्टर अप्रोच में, उसमें केंद्रीय रेशम बोर्ड की जो सहभागिता होती है, जो वित्तीय सहायता होती है, वो 60% होती है। इसी कड़ी में जिस दूसरे प्रश्न को शामिल किया गया है उससे पूछा है भरारीपुर औरैया के भास्कर कुशवाहा ने। आपने सब्जियों की पौधशाला तैयार करने की तकनीक पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। बरसात के मौसम में सब्जी नर्सरी के पौध किस प्रकार तैयार करें, किसान भाइयों को इस चीज़ का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहले जो हमारी भूमि है, भूमि की सतह से 6 इंच ऊपर क्यारी बनाना चाहिए। साथ ही साथ इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जल निकास की सुविधा हो। एक चीज़ और ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो क्यारी की लंबाई है वो क्यारी की लंबाई 1 से 1.5 मीटर चौड़ाई होनी चाहिए और 3 मीटर उसकी लंबाई होनी चाहिए और उसकी ऊंचाई ज़मीन की सतह से 6 इंच ऊंची होनी चाहिए। साथ ही साथ हमको जब किसी भी बीज की बुवाई करते हैं तो ऊपर का जो सतह होती है उसमें 3 भाग होने चाहिए। एक भाग बलुई मिट्टी होनी चाहिए, एक सड़ी गोबर की खाद होनी चाहिए और साथ ही साथ एक भाग हमारा बालू होनी चाहिए। उसका मिश्रण तैयार करके 1 से 2 इंच ऊपर परत के रूप में हमको बिछा देना चाहिए। पौधशाला को हानिकारक कीड़ों एवं रोगों से मुक्त रखने के लिए आवश्यक है कि उसका भूमि उपचार किया जाए। रासायनिक विधि से भूमि का उपचार करने के लिए कैप्टान नामक फफूंदनाशक सबसे अच्छा होता है। इसकी 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर भूमि शोधन किया जा सकता है। प्रति वर्ग मीटर क्षेत्रफल में 5 से 6 लीटर पानी तथा 12.5 ग्राम दवा घोलकर भूमि को अच्छी तरह भिगो देते हैं, जिससे रोग कारक मर जाते हैं और दूसरे दिन बीजों की बुआई की जाती है। साधारणतया पौधरोपण के क्षेत्रफल का 1/10 से 1/15 भाग पर नर्सरी डाली जाती है। साथ ही साथ हमको ध्यान देना है कि जब हम बीज की बुवाई करते हैं तो किसी लकड़ी की सहायता से या उंगली की सहायता से लाइन खींच करके हम बीज की बुवाई करते हैं और इतनी दूरी पर रखते हैं कि दूसरी लाइन खींचने पर उसकी मिट्टी पहली लाइन के ऊपर आ जाए और इस तरह हम बुवाई करते हुए चलते रहते हैं। साथ ही साथ उसमें ध्यान देना, क्योंकि बरसात के मौसम में जब बारिश तेज होती है तो अंकुरण निकलने की क्षमता बहुत ही कम रहती है। तो इस चीज़ का ध्यान देना है कि ऊपर की परत में घास या किसी लेयर के रूप में उसको बिछा देना चाहिए और बिछा करके हजारे से हमें उसमें सिंचाई कर देनी चाहिए। जब हमारा अंकुरण हो जाता है तो अंकुरण के समय साथ ही साथ खरपतवार भी निकलते हैं। खरपतवार निकालने के लिए मैनुअल रूप से हम हाथ से खरपतवार को निकाल सकते हैं। बरसात के मौसम में
जैसे टमाटर है, मिर्च है, बैंगन है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, इन सब की नर्सरी अपन तैयार करते हैं। एक तीसरी पद्धति होती है ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी। ग्रीन हाउस के अंदर पूरा एक सिस्टम होता है जिसमें हम बेड बना करके एक अच्छी नर्सरी तैयार कर सकते हैं, जिसमें कूलिंग पैड सिस्टम होता है, एग्जॉस्ट फैन होता है, और जो हमको टेम्परेचर चाहिए आउटसाइड का टेम्परेचर और इनसाइड का टेम्परेचर में 8 से 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर होता है, जिससे हमारी पौध की नर्सरी बहुत अच्छी एक स्वस्थ होती है और मार्केट में एक उसकी अच्छी कीमत मिलती है, और जहाँ पर पौधे को रोपित किया जाता है वहाँ पर एक अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है, जिससे किसान खुशहाल होता है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatta.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800108459 पर सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाने जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे नौमेनी गोल्ड, अनोखी तकनीक है जापान की। दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार।